हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर रहेगा गुलाम वंश, जिसको आप लोग इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोलते हो। गुलाम वंश का कार्यकाल, उसके कितने राजा हुए, क्या क्या यहाँ पर काम हुए और पूरे के पूरे चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। अब हम धीरे धीरे करके, पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री को डिस्कस किया, पूरा कंप्लीट हो चुका है 13 लेक्चर में। उसके बाद हम मिडवल को शुरू कर चुके हैं, जिसके 2 लेक्चर आपके आ चुके हैं, चाहे गजनवी का हो चाहे मोहम्मद गौरी का काल हो। अब हम धीरे धीरे करके मिडवल हिस्ट्री को पूरा करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, तो तीनों पार्ट का हिस्ट्री आपके लिए जल्दी ही पूरा हो जाएगा। पिछले वाले नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, मॉडर्न की अलग और मिडवल की अलग, वहां देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी एग्जाम टीचिंग में हैं, केवीएस, डीएसएसपी, सीटेट, एनवीएस, एसटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट और आपके यूजीसी नेट वगैरह, सबका स्टडी मटेरियल बाय कोरियर जाता है। इस तरीके की बुकलेट पूरे इंडिया में आप लोगों को मिलती है। जहां भी चाहें आप अपने घर बैठे इनको मंगवा करके आराम से तैयारी कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यही हमारा कॉलिंग नंबर भी है। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आप अपना एग्जाम, अपना नाम, शहर, सिटी कौन सा आपका है और कौन सा आपको सब्जेक्ट आपका है, वो लिख करके व्हाट्सएप करें। आपकी सारी की सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारियां होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। अब शुरू करते हैं हम लोग गुलाम वंश, जिसका दूसरा नाम इल्बरी वंश भी था। गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जितने भी राजा हुए वो सारे गुलाम रहे थे, और इल्बरी इनकी जाति के आधार पर नाम दिया जाता है। तो कभी कभी इसका नाम गुलाम वंश होता है, तो कई जगह इसका नाम आपको इल्बरी वंश भी मिलेगा। इंग्लिश के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में इसको आप लोग स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानेंगे। कार्यकाल की बात होगी तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का कार्यकाल आपका गुलाम वंश यानी इल्बरी वंश या फिर आप स्लेव डायनेस्टी का मानेंगे। भारतवर्ष पर शासन करने वाले मुस्लिम शासकों में सर्वप्रथम वंश जो है वो गुलाम वंश यानी इल्बरी वंश रहा था। यानी इंडिया के ऊपर विदेशी आक्रमण तो शुरू से ही रहे हैं, चाहे वो अलेक्जेंडर के आक्रमण हो, चाहे वो चंगेज खान के हो, चाहे मोहम्मद गजनवी का हो, चाहे गौरी के हो, चाहे दूसरे आक्रमण हो। आक्रमण तो बहुत हुए, लेकिन भारत पर शासन करने वाले जो मुस्लिम राजा थे उनमें सबसे पहला वंश जो है वो गुलाम वंश माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहला शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश बताइए, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इन्हें गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके सभी राजा कभी न कभी गुलाम रहे, और इल्बरी इनको इनकी जाति के आधार पर कहा जाता है। ये तो इनके नाम से रिलेटेड चीज हुई। अब बात करेंगे कि 1290 तक, 1206 से लेकर के 1290 तक का जो सफर है उसमें इसके कौन से महत्वपूर्ण राजा रहे हैं। सबसे पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसका कार्यकाल 1206 ईस्वी से शुरू होकर 1210 ईस्वी तक का इसका कार्यकाल रहता है। ऐबक को चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था। पहला क्वेश्चन याद रखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का फाउंडर या जन्मदाता कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। उसका दूसरा नाम चंद्रमा का देवता भी माना जाता था। उसने कुरान पढ़ना सीख लिया था, इसलिए उसको कुरान खान भी कहा जाता था। दोनों चीज याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता था क्योंकि उसने कुरान पढ़ना सीख लिया था। चंद्रमा का देवता भी कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना होगा। इसमें चंद्रमा का देवता क्योंकि ऐबक का मीनिंग यहां पर इससे निकलता है। उसके बाद गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। क्यों? क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक यह व्यक्ति इसलिए था क्योंकि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जब भारत के वापिस अपनी गजनी की राजधानी के लिए निकला, तो क्योंकि जब आप देखोगे 1192 ईस्वी के तराइन या तरावड़ी के दूसरे युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हरा दिया तो गौरी का भारत में एक अलग सा साम्राज्य बन गया। उसके बाद गौरी की एक राजधानी अफगानिस्तान में गजनी थी
और दूसरी वो भारत पर भी शासन करता था। तो उसका जो सफर था 1192 से 1205 तक का, वो कभी गजनी कभी भारत, कभी गजनी कभी भारत, ये इस तरीके से रहता था। अब जब ऐसा दौर हुआ तो उसने क्या किया, उसने भारत में अपना शासन संभालने के लिए ऐबक को कुछ हद तक उसने रखा था, और वहां भी वो याल्दोज वगैरह को या कुछ और लोगों को शासन देता रहता था। तो 1205 ईस्वी में जब गोरी वापिस गजनी गया घूमने के लिए, अपने राज्य को देखने के लिए, तो वो यहाँ का शासन ऐबक को देकर चला गया। और जब वापिस वो नहीं आ पाया, 1206 में उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई, तो भारत में उसका उत्तराधिकारी ऑटोमेटिकली कुतुबुद्दीन ऐबक को माना गया। ऐबक को लाख बख्श और पील बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श, बख्श का मतलब होता है दाता, दाता यानी दान देने वाला बड़ा कोई दानी। ऐबक को लाखों का दाना, दाता या दानी, या पील, पील का मतलब यहां पर क्या रहेगा, हाथी रहेगा। दोनों चीज याद रखना, ऐबक लाखों का दान करता था यह माना जाता है, और वह हाथियों का दान भी करता था। इस वजह से उसे लाख बख्श भी कहा गया है और उसको पील बख्श भी कहा गया है। ये दोनों भी, चंद्रमा का देवता उसको कहा गया, कुरान खान उसको कहा गया, लाख बख्श उसको कहा गया, पील बख्श उसको कहा गया, गुलाम वंश का संस्थापक उसको माना गया। ये काफी सारे क्वेश्चन हैं जो ऐबक से रहेंगे। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम, ये भारत की पहली मस्जिद है भाई। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में भारत की पहली मस्जिद बनवाई थी। भारत में पहली मस्जिद किसने बनवाई, ऐबक ने। किस नाम से बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम। कहां पर बनवाई, दिल्ली में बनवाई। ये क्वेश्चन भी आपके लिए जरूर रहेगा। उसके बाद ऐबक ने बख्तियार काकी, बहुत बड़ा नाम है ये, बख्तियार काकी और सलीम चिश्ती, ये दोनों के दोनों गोरी के साथ भारत आए थे। और जब गोरी का साम्राज्य भारत में चलता रहा तो इन लोगों को भी भारत में कोई नहीं रोक सकता था। ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखवाई, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बख्तियार काकी के नाम से तो नहीं था, लेकिन ऐबक ने उसको भी बनवाया था। उसके पीछे एक अलग स्टोरी है। सबसे पहले याद रखना, ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम से, कुतुब मीनार किसके नाम से बनाया गया है, बख्तियार काकी के नाम से, लेकिन ऐबक ने कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखवाई थी, निर्माण कार्य शुरू करवाया था, पूरा करवाने वाला आगे इल्तुतमिश आएगा। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने का अगर नाम आता है तो वो भी आपका ऐबक के नाम ही यहां पर रहेगा। उसके बाद ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर बनवाया। ध्यान रहे, स्लेव डायनेस्टी की भारत में पहली राजधानी लाहौर थी, जिसको ऐबक ने लाहौर में एक प्रकार से स्थापित किया था। मृत्यु के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए, पोलो को आप लोग हिंदी में चौगान भी कहते हो, पोलो खेलते हुए यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हुई थी। भारत में पोलो या चौगान का खेल लाने वाले भी तुर्की लोग ही थे, ये भी याद रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के लिए यहाँ पर जरूरी होने वाले थे। इसमें तमाम वो चीजें मैंने डिस्कस की हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए हो सकती हैं, चाहे इसका कार्यकाल हो, चाहे इसको चंद्रमा का देवता कहा गया हो, कुरान खान इसको कहा गया हो, संस्थापक के रूप में इसको माना गया, लाख बख्श और पील बख्श इसको कहा गया, कुव्वत उल इस्लाम के नाम से दिल्ली में इसने पहली मस्जिद बनवाई, बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार की नींव रखी, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, और राजधानी ये लाहौर में इसने स्थापित की, और मृत्यु इसकी पोलो खेलते हुए 1210 ईस्वी में अपने महल के अंदर ही इसकी घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। अब बात करेंगे आराम शाह की। 1210 में ही राजा बना, चंद दिनों का शासन रहा इसका। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसको आप स्किप भी कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि चलो मैं बता देता हूं। आराम शाह एक कमजोर और बेकार शासक था, और दिल्ली के लोगों को वह कभी भी स्वीकार हुआ ही नहीं। तो इसके कार्यकाल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं हुआ। इस समय इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का राज्यपाल था, उसने आराम शाह को हराया और उसकी जगह वो सिंहासन पर बैठ गया। अब जो पढ़ने वाला नाम है इसमें वो इल्तुतमिश रहेगा आपका। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का सबसे लंबा कार्यकाल, गुलाम वंश में सबसे लंबा कार्यकाल यहां पर आप लोगों को इस व्यक्ति का दिखेगा। यहां से
काफी सारे समय समय, हालांकि बलबन का आगे जाकर के बहुत अच्छा कार्यकाल होगा, लेकिन सिर्फ यहां तक की अगर बात हम करें तो ये व्यक्ति एक लंबे कार्यकाल के लिए यहां पर दिखेगा। इल्तुतमिश की बात अगर करें तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक का नाम आप लोगों को यहां पर इल्तुतमिश के रूप में नजर आएगा। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक 26 वर्ष तक इसका शासनकाल रहा है। इतना लंबा कार्यकाल, लॉन्गेस्ट, इतना लंबा कार्यकाल गुलाम वंश में किसी और राजा का नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा क्योंकि ऐबक का देखेंगे तो 5 साल का लगभग कार्यकाल रहा, रजिया का 3 साढ़े 3 4 साल रहा, और बलबन का भी 1265 से 1287 लगभग 21-22 साल का शासनकाल बलबन का भी रहा है। तो यहां पर सबसे लॉन्गेस्ट शासन इसका आप लोग मानेंगे। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स उद दीन इल्तुतमिश था, ये भी याद रख लेंगे। इल्तुतमिश का जो पूरा नाम था वो शम्स उद दीन इल्तुतमिश था। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली बनाया। ध्यान रखिए, पहले राजधानी कौन सी थी? लाहौर, जिसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इल्तुतमिश जब राजा बना तो अपनी राजधानी को कहां लेकर आया? वो दिल्ली। मुस्लिम राजाओं की भारत में पहली बार राजधानी दिल्ली जो है वो इल्तुतमिश के समय में बनी थी। तो यहां से शुरुआत होगी। कार्यकाल आपने देख लिया, वास्तविक संस्थापक मान लिया, लंबा कार्यकाल देख लिया, पूरा नाम पढ़ लिया, भारत में राजधानी परिवर्तन इनका देख लिया। अब बात करेंगे इसके फेमस कार्यों में। इसके सबसे फेमस कार्यों में पहला ही काम आता है इक्ता प्रणाली। इक्ता सिस्टम जिसको कहते हैं, इक्ता सिस्टम। इक्ता प्रणाली, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की। इक्ता का अर्थ है धन के स्थान पर तनख्वाह के रूप में भूमि प्रदान करना। वास्तव में देखा जाए तो इक्ता जो है वो एक भूमि का टुकड़ा होती है। इक्ता भूमि का टुकड़ा होता है। आप, मैं इसको बता देता हूं आपको डिटेल में। जैसे इस तरीके से आप देखेंगे, अगर मान लो राजा के कार्यकाल में ये जमीन है सारी, इस भूमि, जितनी भी भूमि उसके पास है, वो अपने बड़े बड़े कर्मचारी, अधिकारियों, वजीरों, मंत्रियों को क्या करता था? तनख्वाह नगद नहीं देता था। यहां पर इस पूरे राज्य की जो भूमि होती थी इसके कुछ टुकड़े बांट लिए जाते थे, और इस तरीके से पूरे राज्य की भूमि को कुछ टुकड़ों में बांट लिया जाता था। जैसे देश में देखोगे, भारत राज्यों में बटा है, राज्य जिलों में बटे हैं, जिले ब्लॉकों में बटे हुए हैं, ब्लॉक गांव में, गांव वार्ड्स में, इस तरीके से। अब जैसे ये है, अब ये क्या है? इक्ता प्रणाली में ये जो है, जैसे ये है 1 नंबर इक्ता, इक्ता नंबर 2, इक्ता नंबर 3, इक्ता नंबर 4, और इस तरीके से है ये इक्ता। अब ये वो क्या, राजा क्या करता था? मान लो कोई व्यक्ति वजीर के पद पर है, वह उसको सैलरी ना, नगद ना दे करके उसको एक इक्ता दे देता था। मान लो कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो इस व्यक्ति का नाम है राहुल। ये राहुल इल्तुतमिश के समय में वजीर है। वजीर के पद पर रहते हुए जो काम करेगा उसके बदले में क्या मिल गया? राजा को इक्ता नंबर 1 दे दिया वजीर को राजा ने। अब इस इक्ता में क्या करेगा? इस इक्ता में उसके 2 काम होंगे, काम नंबर 1 और काम नंबर 2। पहला काम क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर। राज्य में इस इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसका काम है? इस व्यक्ति का है, जिसको ये इक्ता मिल गया। दूसरा काम टैक्स कलेक्शन, कर इकट्ठा करना। ये 2 काम हो गए। यानी इल्तुतमिश ने इस वजीर को वजीर होने की वजह से तनख्वाह ना देकर इसको इक्ता दे दिया। इसने इक्ता तो ले लिया, लेकिन वजीर के काम के साथ साथ 2 काम और मिल गए। एक अपने इक्ता के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा टैक्स कलेक्शन। और राजा के पास सबसे इंपॉर्टेंट यही थे। उसको ऐसे लोग चाहिए जो विश्वसनीय हो और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। अगर हर इक्ता में कानून व्यवस्था होगी तो राजा को कोई दिक्कत नहीं है। हर इक्ता से अगर टैक्स हटा रहेगा तो भी राजा को कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो व्यक्ति विश्वसनीय चाहिए था उसको उसने वजीर भी बना दिया, उससे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन भी करवाता रहा और उससे टैक्स भी लेता रहा। ये एक सबसे जबरदस्त नीति जो है वो इल्तुतमिश ने अपनाई थी, जो काफी ज्यादा कामयाब रही। यानी इक्ता का मतलब भूमि का टुकड़ा है। जिस व्यक्ति को ये इक्ता मिला उसको क्या कहा गया? उसको इक्तेदार कहा गया, और इस पूरी प्रणाली को इक्तेदारी व्यवस्था कहा गया। ये आप लोगों को यहां समझना है। एक तो ये इसके समय में सबसे इंपॉर्टेंट था। दूसरा जो काम इसके समय में सबसे बेस्ट माना गया
वो माना गया तुर्कान ए चहलगानी, जिसको आप लोग चालीसा भी बोलते हैं। तुर्कान ए चहलगानी, जिसको आप लोग चालीसा भी कहते हैं। इल्तुतमिश ने 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाया था। तुर्कान ए चहलगानी का मुख्य कार्य राजा और अमीरों के बीच में बिचौलिए का काम, याद रखिएगा, बिचौलिए का काम करना था, ताकि राजा के खिलाफ अमीरों और साहूकारों के विद्रोह को दबाया जा सके। अब देखिए, इसमें मान लो ऊपर है राजा, नीचे है जनता, बीच में क्या होते थे, कुछ साहूकार, जमींदार और अमीर लोग हुआ करते थे। ये क्या करते थे, जितने भी अमीर साहूकार जमींदार लोग थे, ये व्यापार करते थे अलग अलग राज्यों तक। और ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि राजा सारी इनकी सुने। अब राजा अगर इनकी सुने तो फिर वो कठपुतली हो गया, अगर वो नहीं सुनता था तो ये लोग राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे, दूसरे राजाओं को बुला लेते थे आक्रमण करने के लिए, अपने राज्य की कमजोरी दूसरे शासकों को बताते थे, घर का भेदी लंका डाय वाली बात करते थे। और अगर इनकी सुन लेता था राजा तो फिर ये किसी को शासन करने नहीं देते थे। तो इसलिए जितने भी राज्यों में विद्रोह होते थे वो सारे अमीरों, साहूकारों, जमींदारों के द्वारा ही करवाए जाते थे। उस समय ये सबसे बड़ी बात थी, वहां पर कोई जरूरत ही नहीं थी किसी और की दुश्मनी की, यही लोग सब कुछ कर लेते थे। अब इसलिए उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने 40 जितने भी जमींदार, साहूकार, अमीर थे, इनमें से टॉप के जो 40 जमींदार थे, अमीर थे, उनका एक संगठन बनाया और उसको इसने नाम दिया चालीसा का। इसका मुख्य काम क्या था, इसका मुख्य ये 40 का संगठन कहां था, राजा और इन अमीर साहूकारों के बीच में ये चालीसा का संगठन था। इस चालीसा का काम था इन नीचे वाले जो अमीर और जमींदार थे, इनकी समस्या सुनना और राजा तक बताना, राजा से समाधान लेना और इनको बताना। यानी ये जो चालीसा नाम का संगठन था, ये बिचौलिए का काम करने लगा, जिससे राज्य में जो विद्रोह होते थे अमीरों, जमींदारों के, साहूकारों के, वो समाप्त हो गए। ये सबसे जबरदस्त पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर तुर्कान ए चहलगानी के नाम से इल्तुतमिश ने चली थी। यह माना जाता है कि यही एक ऐसी पॉलिसी है जिसकी वजह से इल्तुतमिश 26 सालों तक राज करके चला गया। अगर ये नीति नहीं होती तो शायद इल्तुतमिश इतना लंबा राज्य कर नहीं सकता। और यही वजह है कि इस नीति को जब अवॉइड करना शुरू किया रजिया बेगम ने, तो इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद भी 3-4.5 साल में उसका कार्यकाल ध्वस्त हो गया, उसका साम्राज्य ढह गया। तो ये पॉलिसी काफी बेस्ट मानी जाती है इस व्यक्ति की। अब इसमें इल्तुतमिश ने सिक्के भी चलवाए थे जो काफी फेमस रहे। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन याद रखना, शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलवाए, इल्तुतमिश ने। पहला तुर्क शासक था जिसने इनको चलवाया। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये 2 नाम के सिक्के थे, इनको याद रखना। चांदी के सिक्के को यहाँ का टका कहा गया और तांबे के सिक्के को यहाँ जीतल कहा गया। और इनको कहां करवाया, दिल्ली के अंदर एक टकसाल बनवाई जिसमें इन सिक्कों को घड़ा जाता था या बनाया जाता था। इमारतें जो थी इल्तुतमिश के समय में, सबसे पहले उसने हालांकि जो कुतुब मीनार को तो इसने पूरा करवाया ही था, लेकिन उसके अलावा देख लेते हैं, भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने दिल्ली में स्वयं के मकबरे का निर्माण करवाया जो संस्कृत शैली का था। इल्तुतमिश का मकबरा उसने अपने लिए बनवाया जो संस्कृत शैली का था, याद रखिए। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। वह अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण करवाया। ये कुतुब मीनार जिसकी नींव रखवाई थी ऐबक ने, पूरा करवाने का काम इसका इल्तुतमिश का रहेगा। और अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश को भारत में, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण, टोम्ब सिस्टम जो इंडिया में रहा उसका निर्माण का पिता इसको कहा गया। और इसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण भी करवाया था। इसमें इसकी अगर मृत्यु की बात करी जाए तो बयाना पर आक्रमण करने जाते समय इल्तुतमिश रोगग्रस्त हो जाने के कारण 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। पहले आपने ऐबक का कार्यकाल देखा, फिर आपने इल्तुतमिश का पढ़ा। इल्तुतमिश में भी आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो पूछे जाएंगे, चाहे उसका कार्यकाल पूछ लें, चाहे वास्तविक संस्थापक वाला क्वेश्चन हो, चाहे उसमें उसका ओरिजिनल नाम पूछ लें।
उसके साथ भारत में दिल्ली राजधानी बनाने का क्वेश्चन उसका आता है। एकता प्रणाली के बारे में भी आपको याद रखना है। तुर्कान चहलगान या चालीसा को भी आपको समझना है। इसके साथ साथ इल्तुतमिश के सिक्के, जो शुद्ध अरबी सिक्के उसने चलाए वो भी रहेगा। चांदी का टका और जीतल का नाम भी रहेगा तांबे का। दिल्ली की टकसाल की स्थापना का क्वेश्चन भी होगा। इमारतों में उसका खुद का मकबरा हो, चाहे कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करना हो, अजमेर की मस्जिद हो, या गुंबद निर्माण का उसको पिता माना जाए, ये क्वेश्चन भी रहेंगे। और मृत्यु वाला क्वेश्चन भी आपको इसका याद रखना है। तो यहां तक जो है वो इल्तुतमिश है। उसके बाद एक छोटा सा कार्यकाल आपको मिलेगा फिरोज शाह का। फिरोज शाह इल्तुतमिश का बेटा था। फिरोज शाह, बहरम शाह और रजिया, ये कार्यकाल, ये तीन लोग इल्तुतमिश की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फिरोज शाह बड़ा बेटा, बहरम शाह छोटा बेटा और रजिया इनके बीच में पुत्री के रूप में। अब फिरोज शाह क्या था, फिरोज शाह के समय एक जो शासन उसको मिला था, फिरोज शाह को अपने पिता का इतना बड़ा साम्राज्य, उसको वो संभालने में नाकामयाब रहा। वह एक कमजोर और बेकार शासक था और लोगों को वह कभी स्वीकार ही नहीं हुआ। जैसे ही उसको राजा बनाया गया, हालांकि इल्तुतमिश, कुछ किताबों में आपको ये मिल जाएगा कि राजा इल्तुतमिश कितना अच्छा था, उसने अपने बेटी को राज दिया न कि बेटों को। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि इल्तुतमिश उसी तरीके से फिरोज शाह को राजा बनाना चाहता था जिस तरीके से धृतराष्ट्र दुर्योधन को बनाना चाहता था। इल्तुतमिश ने कभी चाहा नहीं कि वो रजिया को सुल्तान बनाए। उसका एकमात्र उद्देश्य था फिरोज शाह को राजा बनाना। लेकिन फिरोज शाह इतना लायक था ही नहीं कि इल्तुतमिश उसको गद्दी कंप्लीट रूप से सौंप जाता। हालांकि उसने अपनी गद्दी फिरोज शाह को सौंपी, लेकिन फिरोज शाह को जब गद्दी मिली तो राज्य में विद्रोह होने लगे और अमीरों साहूकारों ने फिरोज शाह के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए और इतने ज्यादा विद्रोह हुए जिसका फायदा आमतौर पर रजिया के द्वारा उठाया गया और रजिया ने उन सभी अमीरों जमींदारों का साथ लेकर के फिरोज शाह का तख्ता पलट कर दिया और अपने ही भाई को सत्ता से बेदखल करके रजिया सुल्तान के रूप में छा गई। आइए देखते हैं रजिया सुल्तान का शासनकाल। 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक का शासनकाल रजिया सुल्तान का है। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और अपने भाई फिरोज शाह के बाद वह राजगद्दी पर बैठी थी। नाम याद रखिएगा, एक फिरोज शाह नाम याद रखना है, एक बहरम शाह नाम याद रखना है, एक अल्तुनिय नाम याद रखना है और एक नाम याद रखना आपको जमालुद्दीन याकरित। ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। इल्तुतमिश रजिया का पिता था, बहरम शाह रजिया का भाई था, उसके साथ साथ जो फिरोज शाह था वो भी रजिया का भाई था और अल्तुनिय भटिंडा का गवर्नर और याकरित रजिया का सेनापति। अब आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। रजिया जो है वो दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी रजिया। फिरोज शाह की गद्दी पर हटाया उसको और अपनी गद्दी पर बैठी। इल्तुतमिश की बेटी थी, दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला सुल्तान थी। अब उसके कामों को देखते हैं। ये कहा जाता है कि रजिया के काम बहुत अद्भुत थे। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा का विरोध किया। काम नंबर 1 जिसके कारण वो फेमस हुई, उसने महिलाओं में पर्दा प्रथा का विरोध का बिगुल बजाया। दूसरा काम, पुरुषों की पोशाक पहनना शुरू किया। महिला सशक्तिकरण, जिसको आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हो, उसकी पहली महिला भारत के अंदर दिखी आप लोगों को, जिसने पुरुषों की पोशाक, वो काम उसने उस समय किए जो आज हमारे समाज में काफी फेमस है। तीसरा काम था, रजिया सुल्तान हाथी और घोड़ों की सवारी करके राज्य का दौरा उसने शुरू कर दिया। आमतौर पर उस समय महिलाओं को पर्दे में रहना होता था, पुरुषों की पोशाक पहनने के बारे में सोच ही नहीं सकती थी और हाथी और घोड़े की सवारी महिलाओं को मना थी। तीनों वो काम किए जो महिलाओं के अगेंस्ट माने जाते थे। यहां से रजिया सुल्तान की जो प्रतिभा थी और उसकी जो ख्याति थी, जो पॉपुलैरिटी थी, वो जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी। रजिया के पतन के जो कारण आप देखेंगे तो काफी सारे कारण माने जाते हैं। इतिहासकार तो ये भी बोलते हैं कि उसका नारी होना उसके पतन का कारण था।
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक ऐसे समय में वो महिला के रूप में गद्दी पर बैठी जब महिला को राजा का पद तो छोड़िए, महिला को चार दीवारी से बाहर निकलना भी पॉसिबल उस समय के मुस्लिम साम्राज्य में नहीं था। अब ऐसी स्थिति में आप देखोगे तो ये भी एक रीजन माना जाता है। लेकिन अगर सच्चाई आप ध्यान से देखेंगे तो उसके पीछे मैं एक्चुअली आपको बताता हूं रजिया ने क्या किया। रजिया के समय में सबसे बड़ी जो कमी रजिया की रही वो रही चालीसा। चालीसा चालीसा नाम का जो संगठन है वो इसकी कमजोरी रही, क्योंकि रजिया ने चालीसा नाम के संगठन जो इसके पिता ने बनाया था उस संगठन को इसने इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि इल्तुतमिश के समय में चालीसा संगठन था जो राज्य के अमीरों को खुश रखता था। अब उसकी वजह से कोई विद्रोह नहीं होता था। रजिया ने क्या करा, इस संगठन को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इस संगठन के जमींदार भी नाराज हुए, अमीर और साहूकार, और राज्य के बाकी अमीर और साहूकारों का समझौता, कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ समस्या का, तो वो भी इसके खिलाफ हो गए, जिसकी वजह से राज्य में बड़े स्तर पर विद्रोह होने लगे। दूसरी चीज एक और देखेंगे, रजिया ने अपना जो सेनापति बनाया वो था याकृत। कुछ किताबों में इसको याकूत भी लिखते हैं। याकृत, जमालुद्दीन याकृत इसका पूरा नाम था। कुछ नाटकों में, सीरियलों में, फिल्मों में देखोगे तो कुछ भी नाम डाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो नाम था वो था जमालुद्दीन याकृत। इसको इसने रजिया ने अपना क्या बना दिया, इसको रजिया ने अपना सेनापति बना दिया। पहले क्या होता था, राजा तक चालीसा के सरदार पहुंच जाते थे, लेकिन जब ये सेनापति बना तो इस व्यक्ति ने चालीसा के बीच में और राजा के बीच में कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया। सारे के सारे सरदार इस तक पहुंचने लगे, ये अपनी बात रजिया तक पहुंचाता नहीं, और बहुत बड़ा एक प्रकार से गैप आ गया अमीरों के बीच में और रजिया के बीच में, जिसकी वजह से पूरे राज्य में विद्रोह होने लगे। रजिया के खिलाफ किसी भी एरिया में विद्रोह होता, रजिया और याकृत अपनी सेना को लेकर वहां जाते, वहां पर युद्ध करते, वहां की जनता को, सेनाओं को, विद्रोहियों को मारते और वापस आ जाते। जैसे जैसे सेना वापस आती दूसरी जगह विद्रोह शुरू हो जाता, फिर यहां वो जाते, फिर तीसरी जगह हो जाता। यह कहा जाता है कि रजिया का जो शासनकाल था वो ज्यादातर विद्रोहों से भरा रहा, और उसकी नींव किसने रखी, उसकी नींव रखी याकृत ने खुद ने। अमीरों ने चालीसा को इग्नोर किए जाने की वजह से रजिया ने खुद इस नींव को रख दिया। अब ये सारा काम जब होने लगा तो जितने भी अमीर और जमींदार और साहूकार थे, जब उनको लगा कि रजिया और याकृत उनको हर जगह हरा देते हैं, तो वो लोग क्या हुए, वो लोग गए भटिंडा। भटिंडा भटिंडा का उस समय जो गवर्नर था उसका नाम था अल्तुनिय। भटिंडा का गवर्नर उस समय था अल्तुनिय। अल्तुनिय भटिंडा का क्या था, गवर्नर था। जितने भी जमींदार और साहूकार थे वो सारे के सारे लोग मिलकर के अल्तुनिय के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपको समर्थन देते हैं, आप अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दो, रजिया से अगर युद्ध होगा तो हम आपके साथ हैं, रजिया को मार डालेंगे और आपको हम राजा की गद्दी पर बैठा देंगे। अब जब ये बात हुई तो अल्तुनिय के उसी समय से राजा के सपने उसको आने लगे। वो खुश हो गया और उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अल्तुनिय को कोई जरूरत नहीं थी रजिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की, उसके लिए इतना ही काफी था कि रजिया के समय में जो राज्यपाल का पद उसको मिला था, उसने राज्यपाल पद तक अपने आप को संतुष्ट नहीं रखा। उसने कहा कि मैं रजिया के द्वारा राज्यपाल नहीं हूं, मैं एक स्वतंत्र राजा हूं। अब जब स्वतंत्रता की उसने घोषणा कर दी और रजिया ने जो उसको राज्य दे रखा था, तो रजिया का तो युद्ध करना बनता था। तो रजिया, सुल्तान और याकृत यहां से भटिंडा के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल दिए। जब भटिंडा की तरफ वो बढ़ रहे थे तो अल्तुनिय की सेनाएं और जितने भी जमींदार और साहूकार थे सबकी सेनाओं ने रास्ते में इनकी सेना का मुकाबला किया। जब यहां पर एक बड़ा युद्ध हुआ तो इस वार में, युद्ध में याकृत मारा गया और ये सेना जो है वो रजिया को पकड़ करके अल्तुनिय के सामने ले गई। रजिया बंदी बना रखी थी। अल्तुनिय ने रजिया के सामने दो शर्तें रखी। पहली शर्त शादी का प्रस्ताव और दूसरी शर्त थी मृत्युदंड। या तो मृत्युदंड के लिए तैयार हो जाओ या मेरे साथ शादी करो। रजिया के दिमाग में वही सोच थी कि जान है तो जहान है, और रजिया ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहां पर अल्तुनिय और रजिया दोनों के बीच में शादी हो गई
और ये शादी कहां पर हुई? बठिंडा के अंदर। यहां पर शादी करने के बाद जब दोनों के दोनों वापिस कहां पर आ रहे थे? जब दोनों के दोनों वापिस दिल्ली आ रहे थे तो हरियाणा में रास्ते में एक जगह है कैथल। 1240 में ये वापिस आ रहे थे, रास्ते में एक जगह है कैथल हरियाणा में। इस कैथल के पास एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर के एक व्यक्ति बैठा था, बहरम शाह। बहरम शाह जो रजिया का छोटा भाई था, उसने अपनी सेना की टुकड़ी से अल्तुनिया और रजिया पर आक्रमण कर दिया और इन दोनों की हत्या यहां पर कर दी और इस तरीके से रजिया का यहां पतन हुआ और बहरम शाह ने अपने आप को राजा के रूप में डिक्लेयर कर दिया। ये आपका कार्यकाल रजिया का रहेगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को देखनी है। जमालुद्दीन याकरित पढ़ना है, अल्तुनिया का काम देखना पड़ेगा और क्या क्या वजह रही है बहरम शाह वगैरह की, वो सब आपको यहां पर देख लेनी है। ये था आपका रजिया का पतन। अब बात बहरम शाह को मिली गद्दी। बहरम शाह ने कुछ भी शासन नहीं किया, थोड़ा बहुत शासन किया, वो बलबन के कंट्रोल में ही रहा सब कुछ। अब हम बात करेंगे बलबन के कार्यकाल को लेकर के, क्योंकि 40 से लेकर 65 तक अमीर साहूकार राज्य करते रहे, कोई ढंग का शासक नहीं आया। फिर बारी आई 1265 से 1286 वाले काल की, जिसको आप लोग 87 तक ले जाते हैं कई बार। ये कार्यकाल जो है ये बलबन का रहा है। बलबन चालीसा का सदस्य था, यानी खुद चालीसा का सरदार था। खुद की रक्षा करने के लिए उसने इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों को मरवा डाला। यानी बलबन जो खुद चालीसा का सदस्य था, उसने धीरे धीरे करके अपने आप को मजबूत किया और बीच के कार्यकाल में भी जब लगभग 1240 से 65 तक बलबन के हाथ में बहुत चीज होती थी, अब उसने क्या किया, चापलूसी और शक्ति बढ़ा करके अपने आप को राजा के पद पर बैठा दिया और इल्तुतमिश परिवार के जितने भी लोग थे उन सबकी हत्याएं करवा दी। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम सुल्तान के पद की गरिमा कायम की और दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा के प्रबंध कर दिए। वह कुरान के नियमों को शासन व्यवस्था का आधार मानता था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ये चीज याद रख लेंगे। बलबन ने अपने आप को पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि, जिसको आप लोग कहते हैं एजेंट ऑफ गॉड, उसने अपने आप को भगवान का एजेंट धरती पर बुलाना शुरू कर दिया। बलबन ने सुल्तान के प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लोह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लोह और रक्त की नीति ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। यह नीति उसने यहां पर लागू करी। उसने सिजदा और पैबोस जैसी व्यवस्थाएं भी लागू कर ली। ये एक विशेष प्रकार का सलाम होता है। इसमें आप देखोगे एक विशेष प्रकार का नमस्कार होता है, जिसमें घुटने कोहनियां दोनों जमीन पर होती है, मस्तक जमीन पर होता है। एक प्रकार से इसको आप लोग दंडवत प्रणाम की तरह भी मानते हैं। बलबन के दरबार में नौरोज त्योहार बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता था। सिजदा, पैबोस और नौरोज, रक्त और लोह की नीति, ये सारे की सारी बलबन को इनका क्रेडिट जाता है और भगवान को के रूप में धरती पर भगवान का एजेंट अपने आप को बनवाया। बलबन ने अपने चचेरे भाई शेर खान को जहर देकर मरवा डाला था 1285 ईस्वी में। यहां पतन होगा इसका। 1285 ईस्वी में मंगोलों ने तैमूर खां के नेतृत्व में मुल्तान पर आक्रमण किया, जिसमें बलबन का पुत्र मोहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु का बलबन को बहुत गहरा सदमा लगा और शीघ्र ही 1 वर्ष के अंदर ही बलबन की मृत्यु हो जाती है। ये भी आपको देखना है। फिर लास्ट में क्वेश्चन आता है आपका कैकुबाद का। कैकुबाद 1287 से लेकर के 1290 तक, कुछ मामलों में तो कर्मिवंश को अगर छोड़ दें तो कुछ मामलों में कैकुबाद को गुलाम वंश का आखिरी शक्तिशाली शासक के रूप में देखा जाता है। बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों ने कैकुबाद, जो उस समय 17 वर्ष का ही था, उसको सुल्तान मनोनीत कर दिया। धीरे धीरे करके अपने शासन को वह कमजोर करता ही चला गया। उसके पास बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं रही। तो इस तरीके से आपने 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक का
पूरा गुलाम वंश, इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। ये आपने देखा। वीडियो में बहुत चीजें मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है ताकि कोई चीज आपसे छूट ना जाए। अगली क्लास में आप लोगों के लिए जितना भी आपका पूरी स्टोरी होगी, गुल खिले तो सांस लो मुगलो, ये पूरे का पूरा, चाहे गुलाम हो, चाहे खिलजी हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे सैयद हो, चाहे लोधी हो, चाहे गुलाम हो, उसके बाद मराठे, सिख, सब कुछ आपके लिए इस सीरीज में आने वाला है। तो आप लोग अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए ताकि आप लोगों को सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर मिलती रहे।